Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, second prof student of Rama Ayurvedic Medical College, कानपुर। आज हम लोग इस सीरीज में चरक संहिता देखने वाले हैं कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में जो फर्स्ट प्रोफ के चैप्टर हैं 1 to चैप्टर 12, उसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक जो है वो मोस्टली रिपीट किए जाते हैं एग्ज़ाम में और किसके आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हम लोग चरक संहिता देख रहे हैं, काशीनाथ पांडे सूत्र स्थान। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूत्र स्थान के 12 चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आयुर्वेद का अवतरण बताइए। तो आयुर्वेद का अवतरण ब्रह्मा, दक्ष, प्रजापति, अश्वनी कुमार, इंद्र, ये आपको लिखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि आयुर्वेद का क्या बताइए, आयुर्वेद का क्या है अवतरण। ठीक है, तो आपको लिखना है कि हाँ, ऐसे नहीं लिख देना कि ब्रह्मा ने दक्ष ज्ञान अर्चित करके दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने उस ज्ञान को अश्वनी कुमारों को दिया, ऐसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये आयुर्वेद का अवतरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आप थोड़ा देखिएगा, मतलब ठीक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिसूत्र हेतुलिंग औषधम ज्ञानम स्वस्थायतुप्रायणम त्रिसूत्रम शास्त्रम पुण्यम बुद्धे या पितामह, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में पूछा जाता है। त्रिसूत्र क्या होता है, ठीक है, 5 मार्क्स में यह पूछ लिया जाता है क्या कि त्रिसूत्र क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा हेतुलिंग औषधम ज्ञानम स्वस्थायतुप्रायणम त्रिसूत्रम शास्त्रम पुण्यम बुद्धे या पितामह। ठीक है, मतलब हेतुलिंग और औषध ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, त्रिसूत्र आयुर्वेद जो है हेतु सूत्र होता है, लिंग सूत्र होता है और द्रव्य सूत्र होता है। ठीक है, एक चार्ट दिया गया है, कभी कभी आपसे पूछ ले कि त्रिसूत्र आयुर्वेद में क्या क्या आते हैं। तो हेतु, लिंग और औषध। औषध मतलब द्रव्य। ठीक है, वही ये त्रिसूत्र। आपको अगर त्रिसूत्र पूछता है तो वह श्लोक लिखना ही, प्लस में ये आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद काल, अर्थ, कर्म, अति योग हो जा। काल का क्या होता है, अति योग होता है, मिथ्या योग होता है, हीन योग होता है। फिर इंद्रियाएं का भी क्या हो जाता है, अति योग होता है, मिथ्या योग, हीन होता है। फिर परिणाम होता है, फिर प्रज्ञापराध होता है। ठीक है, फिर लिंग सूत्र के बारे में और फिर द्रव्य सूत्र के बारे में दिया है। तो ये चार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, त्रिसूत्र के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। षड पदार्थ का वर्णन जो है आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी पढ़ने को मिलता है, तो ये तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि षड पदार्थ का वर्णन कीजिए चरक के द्वारा। ठीक है, तो द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय। ठीक है, सॉरी, समान विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। ठीक है, सीक्वेंस याद रखिएगा कि चरक का सीक्वेंस जो है एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाता है और लॉन्ग में तो पूछा जाता है कि चरक का सीक्वेंस बताइए। तो सामान्य विशेष गुण द्रव्य, सामान्य विशेष गुण द्रव्य, एक सेकंड, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ये चरक का सीक्वेंस है और ये जो है वो चरक का सीक्वेंस है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये षट पदार्थ आप लोग याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा ही होगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सर्वदा सर्वभावाणाम समन्वयम विधिकरणम हास हेतु विशेषतु प्रवृत्ति उपसेतु। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे। पदार्थ विज्ञान में भी पूछ लिया जाएगा, इसमें भी पूछ लिया जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक बार हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये आया कि प्रवृत्ति उपसेतु दे दिया था सिर्फ, और लॉन्ग में बताना था कि प्रवृत्ति उपसेतु क्या होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वदा सर्वभावनाम, जो चीज़ की जिस चीज़ के खाने से वृद्धि होगी और जैसा खाएंगे उसी चीज़ के खाने से क्षय होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य विधिकरणम हासितु विशिष्टु प्रवृत्ति उपसितु, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछ लिया जाएगा कि समान विशेष सिद्धांत अगर पूछता है तो सामान्य में कर्तृत्वम विशिष्टु प्रकृतम तुल्यार्थ सामान्य विशिष्टु विप्रिया,
मतलब एकाध बुद्धि उत्पन्न करने वाले सामान्य होते हैं, विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करता है वह विशेष, अर्थात जो अलग अलग वाला बुद्धि है उसे विशेष कहा जाता है। सामान्य तुल्य अर्थ बतलाता है, इनके अर्थ विपरीत अर्थ को बोध कराता है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये श्लोक है। कौन सा? ये सर्वदा सर्वभावानाम। आपको पदार्थ विज्ञान में मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने पर हम लोगों को मिलता है कारण द्रव्य, जो कि आप लोगों ने पदार्थ में पढ़ा है। कारण द्रव्य इंपॉर्टेंट है। कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। फिर ऐसे याद, हमने तो ऐसे याद किया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा आत्मा मन, ठीक है। पंच महाभूत हो गया, आकाश द्रव्य पंच महाभूत, काल दिशा, मेरा तो ऐसे याद है, काल दिशा आत्मा और मन। अब जैसे याद रख सकते हो, आपको याद होना चाहिए कि हाँ कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। ये MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। और लॉन्ग में तो पूछा ही जाता है कारण द्रव्य, ठीक है। कार्य द्रव्य की बात करते हैं तो कार्य द्रव्य भी आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है। चेतन, थर्ड चैप्टर में द्रव्य में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चेतन द्रव्य होते हैं और अचेतन द्रव्य होते हैं। चेतन द्रव्य बहिकरण और अंतःकरण होते हैं। अचेतन प्राकृतिक होते हैं और कृत्रिम होते हैं, ठीक है। चाहे बहिकरण में जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज होते हैं, और अंतःचरण में वनस्पति, विनुत और वनस्पत, औषध। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। आपको वहाँ पदार्थ विज्ञान में तो पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि पदार्थ विज्ञान में पूछ लिया जाएगा तो यहाँ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ भी पूछा जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा। आपको सर्ट पदार्थ पूछ लिया जाएगा, उसी में आपको ये सब लिखनी है, ठीक है। आगे बताते हैं। परादी गुण का वर्णन किया गया है, ठीक है। परादी गुण आप लोग देख लेना, ऐसा नहीं है कि तो वहां पूछ लिया जाएगा तो यहाँ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ भी पूछा जाएगा। परादी गुण कितने होते हैं? परादी गुण 10 होते हैं। पर युक्ति संख्या संयोग विहार पृथक परिणाम संस्कार अभ्यास दिया हुआ है वहां का, यहाँ पे कहीं देखो, विभाग, पृथक, ठीक है। परादी गुण जो होते हैं 10 होते हैं, याद रखना। पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथक परिणाम संस्कार और अभ्यास। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे द्रव्य का डेफिनेशन दिया है, यथाचिता कर्म गुणा कर्णम समवायत तद्द्रव्यम। आपको द्रव्य का डेफिनेशन चारों आचार्य, चरक, सुश्रुत, और उसमें क्या दिया हुआ है? भाव प्रकाश नहीं दिया है। जितने भी चार आचार्य के द्वारा पदार्थ विज्ञान में थर्ड चैप्टर में द्रव्य का जो श्लोक दिया हुआ आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने पे हमें मिलता है समवायितु निश्चेष्ट कर्णम गुणम। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको सीधा श्लोक के दे देगा कि समवायितु निश्चेष्ट कर्णम गुणम, आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है, उतना मतलब नहीं पूछा जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। सर्वदा सर्वभावानाम वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, संयोगे च विभागे च कर्णम दावासितम कर्तव्य क्रियाकर्म कर्म नाद्यन्ते पेक्षते। मतलब जो एक का साथ हो, संयोग और विभाग के कारण एक द्रव्य में आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं? कर्म। देखो क्या लिखा है, हम कहते हैं, पढ़ के सुनाते तुम्हें, ठीक है। देखो, जो एक साथ संयोग और विभाग के कारण हो, ये द्रव्य आश्रित हो, उन्हें कर्म कहते हैं। कार्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। यह कर्म संयोग और विभाग के किसी कारण से अपेक्षा नहीं करता, अर्थात केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। थोड़ा सा PDF की क्वालिटी लो है, आप लोग को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यार पूरी उस चरक संहिता की PDF जहाँ से मिली मुझे, मैं उसी का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, गुण और कर्म में कभी कभी जो है डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो गुण क्या होता है और कर्म क्या होता है? गुण तो आपने पढ़ा ही है कि गुण होता है, कर्म उसमें कर्म होता है। ये पढ़ लेना थोड़ी, गुण और कर्म में डिफरेंस, ठीक है। धातु साम्य और त्रिदोष विज्ञान। धातु साम्य की, धातु अगर शरीर में साम्यता नहीं रहेगी तो रोग उत्पन्न होगा, फिर त्रिदोष का वातज पित्तज की अनुभूति होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे बढ़ते अब जो है वो वातज लक्ष्य, वातज पित्तज और दोषों के गुण आएंगे। तो वात के लक्षण के गुण यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वो भी लिख सकते हो। तत्रुक्ष लघु सितकर सूक्ष्म लीना, ये जो है वो चरक संहिता के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। वात के लक्षण, पित्त के लक्षण और उसकी चिकित्सा क्या है? तो वातज पित्तज कफज, ये तो आपका बेसिक है। वात हो गया, पित्त हो गया, और नीचे आएगा कफ हो गया, वह कफ के लक्षण, ठीक है। और उसकी चिकित्सा हम लोग क्या करते हैं? वमन द्रव्य, समन द्रव्य क्या करते हैं, और शोधन द्रव्य में क्या, समन में क्या करते हैं और शोधन में क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पे एक है टेबल दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्पत्त रसों का उत्पादन महाभूत और समन करने वाले दोष और उत्कुपित होने वाले दोष कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो मधुर रस आप खाते हैं तो उसमें जल और पृथ्वी महाभूत होती है, और क्या करेगा? वात पित्त का समन करेगा, लेकिन कफ को बढ़ाता है। क्या? मधुर।
मधुर कफ को बढ़ाता है। जैसे कि हम लोग कटु की बात करें तो वायु और अग्नि होती है, कफ का शमन करता है लेकिन पित्त को बढ़ाता है कटु। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ट दिया हुआ है ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। चरक संहिता में द्रव्य का क्लासिफिकेशन दिया है कि द्रव्य किसने कितने माने हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना कि कारण द्रव्य, काय द्रव्य, ठीक है, यही पूछा जाता कारण द्रव्य काय द्रव्य, जिसमें कि और भी है मूलिनी फलनी, है ना, इतना नहीं पूछा जाएगा, इससे टेंशन ना करो। फर्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह, ड्रग इन पंचकर्मा थेरेपी में क्या क्या यूज होता है, सिरोविरेचन और नस, ये सब एमसीक्यू में आपसे पूछ जाएगा, आपा मार्ग कभी भी। ठीक है, तो जैसे वमन द्रव्य क्या होता है, वमन द्रव्य में बंदल फल होता है, मुलेठी होता है, नीम होता है, जिमटू होता है, कितवेदन होता है, कभी कभी एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा। विरेचन द्रव्य में क्या होता है, त्रिवृत खिलाते हैं, त्रिफला आदि खिलाते हैं, दंती खिलाते हैं। ठीक है, ये विरेचन। आस्थापन बस्ती में, नीरू बस्ती में पाटला देते हैं, अग्निमन देते हैं, बेल देते हैं। ठीक है, अनुवासन बस्ती में किसका प्रयोग करते हैं, ये सब एमसीक्यू की चीज़ें हैं। उसके बाद के पूछा जाएगा आपको कि अवागु कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 28 होते हैं, एमसीक्यू। अवागु कितने होते हैं, 28 अवागु होते हैं, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपसे ये नहीं पूछ, मूलिनी फलनी का नाम एक बार याद कर लेना, मैं लिख दे रहा हूँ, मूलनी और फलनी का नाम याद कर लेना यार, फलनी। ठीक है, जो भी है पूछ लिया जाता है, मूलिनी फलनी का नाम, कोई भरोसा नहीं इनका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग सेकंड चैप्टर खत्म कर चुके हैं, आप लोगों को पता चला कि नहीं चला मुझे नहीं पता, बट सेकंड चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, आप एक बार आप सिलेबस स्मार्ट स्टडी किया करो, जा करके जो है सिलेबस के पीछे दिए हुए कि कौन से चैप्टर से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड चैप्टर की हम लोग बात करते हैं। थर्ड चैप्टर देखिए, 32 सिस्टम चूर्ण का वर्णन किया गया है। पूछ दिया जाता है आपसे कि 32 सिस्टम चूर्ण का वर्णन किसमें किया गया है, तो चरक सूत्र स्थान तीसरे में किया गया है। चैप्टर का नाम आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, 1 से लेकर के 12 चैप्टर, 12 से तक फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, 12वां चैप्टर का नाम क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 12वें चैप्टर का नाम क्या है। 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह बताए गए हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। एक बार मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन भी सोचूंगा कि कर दूं कि कौन से चैप्टर से आप लोगों को अगर नहीं पता चल पा रहा हो तो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग थर्ड चैप्टर में सिर्फ 32 सिस्टम चूर्ण के बारे में बताया गया, तो वहां से मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन को पूछा जाएगा। आते हैं हम लोग फोर्थ चैप्टर पे। ठीक है, षड विरेचन शतसिद्धि अध्याय, क्या नाम है, अर्थातो सदविरेचन शतसिद्धि अध्याय व्याख्या सामा इतिहास माँ का भगवान आत्रेय। देखो, चौथे चैप्टर में जो है वो हम लोग देखते हैं कि 600 वमन विरेचन योग्य हैं। कितने हैं, 600 कितने हैं, वमन और विरेचन के योग्य हैं। ठीक है, तो वो छोड़ दो। पंचकसाय योनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा इस बार 5 मार्क्स, मैं लिख रहा हूँ। शॉर्ट में क्वेश्चन 100% आएगा। क्या आएगा, पंचकसाय कल्पना या पंचकसाय योनिया, पढ़ के जाना, 100% पेपर आएगा इससे, मैं स्टार लगा रहा हूँ। 100% क्वेश्चन आएगा पेपर में कि पंचकसाय कल्पना बताइए, तो आपको बताना होगा स्वरस कल शीत शीत फांट, और उसमें बताना होगा कि कितने गुना हम लोग पानी लेते हैं, कितने गुना हम लोग द्रव्य लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे एक डायग्राफ दिया हो, देखिए पंचकसाय कल्पना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। स्वरस कल शीत शीत और ये देखो, रुको 1 मिनट दिखा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा होगा तुम लोग को, ये फॉन्ट। ठीक है, तो पढ़ के जाना, एकदम 100% क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ इससे। स्वरस क्या होता है, तो स्वरस होता है जूस होता है, उसमें कितने हम लोग पानी लेते हैं, क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका क्या प्रोसेस, जल में 1 रात तक भिगोने के बाद उसे मसल लेते हैं, या फ्रेश भी हम लोग निकाल लेते हैं।
वाइवा के भी बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाइवा के लिए और रिटेन के लिए। कल्क क्या होता है? कल्क का मतलब पेस्ट होता है। पेस्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, काढ़ा कैसे बनाएंगे, क्वाथ कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो क्वाल्क। शीत कोल्ड इन्फ्यूज़न हम लोग ठंडी इन्फ्यूज़न देते हैं, हॉट इन्फ्यूज़न हम लोग देते हैं। पढ़ के जाना, 100% पेपर में आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइवा में पूछा ही पूछा जाता है आपको। अभी सेकंड ईयर में भी पढ़ना होगा इसको, सेकंड ईयर सेकंड प्रोप में भी, ठीक है। 50 कितने महाकसाय होते हैं? 50 महाकसाय होते हैं, ठीक है। मुझे पता है पूरी याद नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप जो है वो जीवनीय, बीहनीय और लेखनीय, ये 3 महाकसाय 10-10 हैं। 30 नाम याद करके जाना। मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में पूछा जाएगा, कोई महाकसाय इस बार, चाहे आपसे जीवनीय पूछ ले, बीहनीय पूछ ले, लेखनीय पूछ ले। आगे नहीं लगता मुझे बढ़ेगा, लेकिन तीनों में से एक जरूर पूछेगा, हमको लग रहा है। तो महाकसाय पढ़ के जाना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, महाकसाय आएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग महाकसाय, जीवनीय, बीहनीय और लेखनीय, 3 महाकसाय। ऐसे तो 50 महाकसाय हैं, आप 50 महाकसाय हैं, लेकिन 50 महाकसाय का देखिए, यहाँ पे विरेचन का एक वर्णन किया गया है कि पुरुष जना नाम क्या होता है, लवन विरेचनी क्या होता है, मृदु विरेचन क्या होता है, ठीक है। पुरुष में बेल आदि होता है, लवन विरेचन में मैगन फल होता है, और तीक्ष्ण विरेचन में पित्तजुक विरेचन होता है, ठीक है। तो नहीं पूछा जाएगा। इसमें सिर्फ महाकसाय है, किसमें कितने महाकसाय हैं, ठीक है। सिर्फ महाकसाय का वर्णन किया गया है और कुछ नहीं है। तो महाकसाय का नाम याद कर लेना, जीवनीय, बीहनीय और लेखनीय का नाम याद कर लेना। 10-10 30 नाम है, ऐसे याद कर सकते हो। अगर नंबर चाहिए तो आएगा ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं 5वें चैप्टर पे, ठीक है। 5वां अध्याय कहाँ? मात्रा सिद्धि अध्याय, ठीक है। व्याख्या सामा इतिहास माहु भगवान आत्रेय। 5वें चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम मैं पहले बता चुका हूँ कि चैप्टर का नाम याद होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। एक सेकंड। इसमें हम लोग देखो आहार विशेषकर विचार देखेंगे, डाइट हम लोग देखेंगे, कौन कौन से डाइट किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि चावल जो 8 ओज का होता है, आटा जो है 6 ओज का, दाल जो 4 ओज का, ऑयल इसमें ये बताया गया है, ठीक है। कितनी कैलोरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो चरक संहिता पूरी नहीं पढ़ा जा सकती, लेकिन आप लोग के डिमांड पे मैं एक बना रहा हूँ सारे लेक्चर, कि हाँ किसी को कोई दिक्कत ना हो, इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन पता चल जाए कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मात्रा स्थिति है, देखो जीवनीय द्रव्य पढ़ लेना, ठीक है। जीवनीय द्रव्य ये में क्या क्या आते हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट, देखो एक्चुअली देखो एक पेपर होगा जिसमें आपको चरक से भी पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा, अष्टांग हृदय से भी पूछा जाएगा, और एक ही पेपर होना है, और चैप्टर बहुत बड़े हैं, तो पेपर जो है ऊपर ऊपर से आता है, ज़्यादा डीप में पेपर नहीं आता है, ठीक है। देखो स्वस्थ वृत्त वर्णन, स्वस्थ वृत्त आप लोग पढ़ा होगा, स्वस्थ वृत्त क्या होता है, पर्सनल हाइजीन, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। स्वस्थ वृत्त का वर्णन कीजिए, या पूछ लिया जाएगा कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन किस में किया गया, तो 5वें अध्याय में किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाएगा, 5 मार्क्स शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट अंजन है। अंजन हो गया, धूम्रपान हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ के जाना। अंजन तो पढ़ ही लेना, ठीक है, कुछ ना पढ़ना तो पढ़ना, अंजन पढ़ लेना, और उस अच्छे से पढ़ के जाना, पूरी अंजन आएगा। और धूम्रपान, अंजन और धूम्रपान में से कोई एक तो जरूर आएगा, हमको लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है। अंजन धूम्रपान में से कोई ना कोई आएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत गर्मी है। धूमपान के अतियोग से क्या लक्षण हो सकते हैं? अतियोग और हीन योग पढ़ लेना, अंजन पढ़ लेना, धूमपान पढ़ लेना, दोनों में से एक सवाल आएंगे। टेंशन नहीं कर रहे हो यार, चारक सबसे हल्का चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, ठीक है। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं वो। एग्जामिनर, आओ देखते हैं अंदर आगे क्या है। अब हम लोग 6ठे चैप्टर पे आ गए हैं, ठीक है। हम लोग 6ठे चैप्टर पर आ गए हैं, ठीक है। तत्सदितीय अध्याय में का वर्णन किया गया है, जिसमें कि देखो ऋतुचर्या, आदान काल और विसर्ग काल, आदान काल और विसर्ग काल लॉन्ग में पूछा जाता है,
क्या पूछा जाता है? लॉन्ग में पूछा जाता है। आदान काल और विसर्ग काल सीधे आपसे पूछ दिया जाएगा। ऋतु षड ऋतु बताइए, ऋतुचर्या बताइए, तो आपको पूरी बतानी होगी कि यहाँ शिशिर वसंत ग्रीष्म आदान काल में आते हैं, वर्षा शरद हेमंत विसर्ग काल में आते हैं, उत्तरायण होता है, क्या होता है, दक्षिणायन क्या होता है, सब आपको बताना पड़ेगा। लॉन्ग में क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लगा दे रहा हूँ भैया, पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 10 नंबर में आएगा। क्या? ऋतुचर्या पढ़ के जाना, एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना इसको, ठीक है। आदान काल, विसर्ग काल, उत्तरायण, दक्षिणायन, पूर्व की दिशा, सूर्य किरण कितने तब ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, पढ़ के जाना। देखो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है आदान काल में और विसर्ग काल में। देखो शिशिर वसंत ग्रीष्म होते हैं, बोले ना, वर्षा शरद हेमंत होता है। इसमें कौन कौन से महीने आते हैं? सूर्य जो होता है उत्तरायण में होता है, सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन में होता है। आग्रह होता है, ये सौम में होता है। अतिरुक्ष हो जाता है वायु, वायु अतिरुक्ष नहीं होता है, ठीक है। चंद्रमा का बल क्षीण होता है, चंद्रमा का बल ज़्यादा होता है, इसे लिखना है, पढ़ के जाना, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, ठीक है। देखो वहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आदान काल विसर्ग काल, तो आप ये बना देना डायग्राम, वो डायग्राम करो, फ्लो चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। आदान काल विसर्ग इस चैप्टर से एक लॉन्ग तो फिक्स है, आएगा, ठीक है। अब देखो ऋतुचर्या, तो ऋतुचर्या में 6 ऋतु होते हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। इसमें हेमंत से स्टार्ट किया है, हम शिशिर से याद करते हैं। आपको भी याद शिशिर से ही करनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रिक है और सही है, हर जगह बैठाने में सही होगा। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। आप लोग को कभी कभी पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में, क्या 5 मार्क्स में क्या पूछा जाता है? एक कोई ऋतुचर्या आपसे पूछ लेगा, चाहे से आपसे हेमंत से पूछ ले, या आपको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु बताइए, ऋतुचर्या बताइए, शिशिर ऋतुचर्या बताइए, कोई एक ऋतुचर्या आपसे पूछ लेगा और वो पूछा जाता है। और इस बार भी आएगा, लिख लो पेपर में, नहीं आएगा तो कहना आकर के बॉस क्वेश्चन नहीं आया, आएगा, 100% आएगा, एक ऋतु आएगा, ठीक है। चाहे वो हेमंत पूछ ले, शिशिर पूछ ले, ग्रीष्म पूछ ले, कोई एक पूछ ले, शॉर्ट में एक क्वेश्चन आएगा, एकदम लिख लो, ठीक है। 6 ऋतु है, बढ़िया से पढ़ के जाना, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। देखो शिशिर है, हेमंत हो गया, शिशिर हो गया, वसंत हो गया, वसंत में क्या करवाते हैं? वमन करवाते हैं, क्लिनिकल भी पढ़ के जाना। ग्रीष्म में हो गया, वर्षा हो गया, और कौन सा बचा बताओ? शरद ऋतु बचा, पढ़ के जाना, कौन आएगा कोई भरोसा नहीं, बट आएगा जरूर। अब मैं इतना तो नहीं बता सकता, ज्ञानी तो नहीं हूं ना कि मैं बता दूं कि हाँ शरद ऋतु आएगा, भैया तुम लोग आगे पकड़ोगे हमारा। देखो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में डिफरेंस किया गया है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक ही लगता है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु का बारे में बताया गया है। पढ़ के जाना भैया, यहीं से पढ़ लेना, सबसे बढ़िया, अगर पूरा ना पढ़ पाओ तो यहाँ से पढ़ लेना, कितना बढ़िया दिया है, इतना ही लिख दोगे तो नंबर आ जाएंगे। साथ में का वर्णन होमोगुलेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। होमोगुलेशन में क्या? आहार विहार नित्य सेवन करना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, खाना पीना करना चाहिए, उचित विहार का सेवन करना चाहिए, नींद अच्छे से लेना चाहिए, ये सब चीजें हैं, और क्या है? कुछ नहीं है। 7वें अध्याय पे आ जाओ, क्या है? ना वेगान धारिये, कौन कौन से वेग को नहीं रोकनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है ये, फेवरेट। आधारणीय वेग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको। देखो अब मान लो तुमसे पूछ लिया, कह दिया आधारणीय वेग बताइए, तो तुम चरक वाला लिखोगे या अष्टांग वाली लिखोगे? बताओ भैया, वहां पे अगर लिखा रहे कि हाँ अष्टांग हृदय के अनुसार आधारणीय वेग का वर्णन कीजिए, तब आप अष्टांग हृदय का लिखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नहीं आधारणीय वेग वर्णन कीजिए, तो आपको जो आया अष्टांग हृदय का आया, चरक का आया, लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे ही ऋतुचर्या में आपको अगर पूछा, चीजें एक ही है यार, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है। तो कौन कौन से वेग हैं जिसको हम लोग नहीं रोकने चाहिए? तो ये है, क्या क्या है? मूत्र हैं, पुरीस हैं, रेतस हैं, शुक्र हैं, वात हैं, वमन है, छपतु है, उद्गार जिसको डकार बोलते हैं, जिम्बा है, छूत है, पिपास है, वाष्प है, निद्रा है, ठीक है। ये सब पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अधारणीय वेग पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेगा आपसे धारणीय वेग, वाइवा में क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि धारणीय वेग का वर्णन कीजिए, तो आदमी को हवा नहीं लग पाता कि आधारणीय वेग तो पड़ गया, धारणीय वेग कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आधारणीय वेग का वर्णन पूछा जाता है पेपर में, लॉन्ग में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देखो
यहाँ पे दिया हुआ है धारणीय वेग का, उसके तज्ञ व्याधि, उनकी चिकित्सा और वेगानुरोध पढ़ लेना। मूत्र है, पूरिस है, बहुत बढ़िया से दिया है यार। शुक्र है, मल है, छर्दी है, छवतु है, उद्गार है, फिर क्या है, जिह्वा है, सुधा है, पिपासा है, वास्त निग्रह है, निद्रा है, श्रम है, कुछ 13 होते हैं। फिर देखो अब धारणीय वेग, ऐसा नहीं कि अधारणीय पूछ सकता है, धारणीय पूछ सकता है कि किस किस को धारण करने के लिए बताया गया है, तो वो भी पूछा जा सकता है आपसे। जैसे कि बुरे मानसिक विकारों का धारण करना, बुरे वाचिक धारण योग, असत्य, जितने भी सद्वृत्त में वर्णन किए गए हैं वो धारणीय वेग के अंदर आते हैं। जैसे कि अब आगे बात करते हैं हम लोग व्यायाम। व्यायाम का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यायाम पूछा जाता है तो पढ़ लेना। व्यायाम शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है। व्यायाम, व्यायाम कब नहीं करना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, ठंडी में कितनी व्यायाम करनी चाहिए, गर्मी ऋतु में, गर्मी ऋतु कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु में कितनी व्यायाम करनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में अपने बल का आधा व्यायाम करनी चाहिए, आधे बल का आधा। हित के सेवन तथा त्याग विधि का वर्णन बताइए। तो हित क्या होता है, हित क्या होता है इसका सेवन करने से। जैसे कि देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी पूछे पता नहीं चल पाएगा कि ही आपसे सीधा अगर इंग्लिश में पेपर आएगा तब तो कहना ही नहीं है। तो इसमें जो है वो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि देखो किसी को अगर मान लो कोई जैसे कि अपथ्य सेवन कर रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई दारू पीता है, तो एक दिन में उसको कह दो छोड़ दो तो नहीं छोड़ पाएगा भाई, कैसे छोड़ देगा। तो उसको क्या करवाना है, धीरे धीरे छुड़वाना है। कितने दिनों में छुड़वाना है, 7 दिनों में छुड़वाना है। कैसे, पहले दिन क्या करना है उसको, इसको क्या करना है कि 1 भाग पथ्य देना है, ठीक है, और 3 भाग अपथ्य देना है। मतलब अगर कोई वो मान लो आधा लीटर पीता होगा शराब, तो उसको कितना कितना देना होगा, 350 ml देनी होगी करीब करीब रोज, अभी पहले दिन। फिर दूसरे दिन और कम करेंगे, 50-50 250 ml देंगे, फिर 250 ग्राम उसको जूस पिलाएंगे, 250 ग्राम दारू पिलाएंगे। फिर तीसरे दिन क्या करेंगे, जूस की संख्या बढ़ा देंगे हैं, और दारू की संख्या कम कर देंगे। और कब, चौथे, पाँचवें, छठे दिन, और 7वां दिन पूरा दूध पिलाएंगे, खत्म, ये जूस पिलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। क्या, ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, चतुरंगुला अलग अलग माने हैं, ठीक है, 20 दिन 23 दिन वाले, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, हमने बता दिया। शारीरिक प्रकृति का वर्णन कीजिए कि बॉडी में क्या है, तो वातज पित्तज कफज मनुष्य का पंचमहाभूत का रिलेशन कर देना कि क्या क्या किससे किससे जुड़ा हुआ है। निज रोग और आगंतुक रोग, निज रोग की उत्पत्ति के न होने का प्रकरण बताइए, क्यों नहीं होता है निज रोग। निज क्या होता है, मतलब आंतरिक रोग, आगंतुज मतलब किसी ने सामने से हथौड़ा मार दिया, वो आगंतुज रोग है। तो निज और आगंतुज रोग आप लोग एक बार पढ़ लेना, व्याधि पढ़ लेना। देखो निज रोग और आगंतुज रोग तथा मानस रोग पूछा जाता है, मैंने वही इंपॉर्टेंट लगवा रहे हैं जो पेपर में पूछा जाता है, फालतू में लगवा ही नहीं रहा। चैप्टर 8 की हम लोग बात करते हैं। चैप्टर 8 में इंद्रिय उपकरणीय अध्याय, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पूरे चैप्टर के चैप्टर 1 to 12 पूरे चैप्टर का नाम याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज, एक MCQ तो आएगा ही आएगा। या आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, गलती से पूछ दिया जाए कि इंद्रिय उपकरणीय अध्याय का वर्णन कीजिए। अब आपसे पूछ लिया गया कि इंद्रिय उपकरणीय अध्याय का वर्णन कीजिए, आपको हवा नहीं लग रहा कि इंद्रिय उपकरणीय अध्याय चैप्टर कौन सा था, तो आप लिख नहीं पाओगे कुछ, ठीक है, पढ़ लेना। पंचक आपने पदार्थ में पढ़ा होगा, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, फेवरेट हमारा भी, एग्जामिनर का भी और आपका भी होना चाहिए, ठीक है। पंचक, पंच इंद्रियां आएगा अभी, कहाँ गया, देखो पंच इंद्रियां, चक्षु श्रोत घ्राण रसन स्पर्श, पंच इंद्रियां, फेवरेट क्वेश्चन, सब तो याद होगा यार तुमको। पदार्थ विज्ञान तो रटा हुआ होगा, इतने मैंने लेक्चर लिए हैं पदार्थ विज्ञान के। इंद्रिय पंचक भैया फेवरेट, सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ये सवाल ना है पेपर में, अगर नहीं आया तो पेपर बनाने वाला दिमाग सही से पेपर नहीं बनाया भैया, फेवरेट क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे पदार्थ में पूछ ले, आपसे चरक में पूछ ले भैया, ये क्वेश्चन पदार्थ, चरक, उसके बाद क्रिया, उसके बाद रचना में भी पूछ लिया जाता है। सोच लो 4 सब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको तो भूलना ही नहीं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हुए, सद्वृत्त, सद्वृत्त क्या होता है, किसी को गाली नहीं देना है, ये सद्वृत्त में है, ठीक है, गांधी जी बन जाने हैं। हाँ भैया देखो क्या लिखा है,
कल्याण चाहने वाले सभी मनुष्यों को सर्वदा अपनी स्मरण शक्ति को जागरूक करते हुए सभी सद्वितों का पालन करना चाहिए। सद्वित क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? गुरु विद्धि सिद्ध आचार्यों की पूजा करनी चाहिए। जितनी भी उत्तम चीज़ें हैं, ज्ञान की चीज़ें हैं, इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा कि सद्वृत है। और सद्वृत में क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? झूठ ना बोलें, दूसरों के अधिकार को ना दें, दूसरों स्त्रियों से संभोग ना करें, ठीक है, दूसरों को लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा ना रखें, शत्रु की रुचि करें। और क्या लिखा हुआ है देखो, दूसरे की गुप्त बातों को जानने की चेष्टा न करें। बहुत अच्छी चीज लिखा है यार, इंटरेस्टिंग चीज लिखा है। राजा के शत्रु, पागल, पित्तित, क्या है, भ्रूण हत्या, ये सब क्या है? सद्वृत वर्णन क्या नहीं करना है सद्वृत में। सद्वृत से एक क्वेश्चन आता है, तो अब कुछ भी मत लिख देना अपने हिसाब से, इसमें जो लिखा है वही लिखना। एक और पढ़ के जाना, सद्वृत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछ लिया जाता है सद्वृत, 5 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। साउंड की क्वालिटी अगर अब भी आ रही हो तो आप एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ साउंड बढ़ाने की, अब पता नहीं कहाँ नहीं बढ़ रहा। सद्वृत पढ़ के जाइएगा, पूछ लिया जाएगा आपसे कि सद्वृत कहाँ वर्णन है, तो 8वें चैप्टर में वर्णन है। बहुत गर्मी है यार। आप 9वें अध्याय की हम लोग बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9वें अध्याय, खुड्डा चतुष्पाद अध्याय, चिकित्सा के चतुष्पाद। ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आएगा। क्या आएगा? ये क्वेश्चन किसी को बताना मत, मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो वीडियो देखेगा उसी का फायदा होगा। देखो, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोग का एग्ज़ाम है, किसी का बैक न लगे इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पे व्यू नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो, मुझे मतलब भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 10 बच्चों ने देखा ना, और जो देख लिया ना, देख लेना, मैं पेपर दे के आना, उसके बाद कहना कि बॉस आपने बताया था और पेपर वही आया है। भाई आराम से पास हो जाओगे, आराम से, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, हटाओ। चिकित्सा के चतुष्पाद, चिकित्सा के चतुष्पाद पेपर में आएगा इस बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकित्सा के चतुष्पाद, भीषक द्रव्य, उपस्थता और रोगी, बहुत इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लेना, ठीक है। भीषक का अलग श्लोक है, उपस्थता का अलग श्लोक है, द्रव्य का, भीषक द्रव्य, उपस्थता और रोगी का अलग श्लोक है, पढ़ के जाना। देखो, वैद्य के गुण, भीषक मतलब वैद्य, ठीक है, उत्तम औषधि के गुण, बहुकल्पम बहुगुणम, इसमें दिया हुआ है क्या? बहुकल्पम बहुगुणम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। वैद्य के गुण, वैद्य क्या होना चाहिए? अच्छी प्रकार का जानने वाला होना चाहिए। इसका एक वो दिया होगा, भीषक द्रव्य, उपस्थता, रोगी का एक चार्ट दिया हुआ होगा। देखो ये भैया, ये पढ़ लेना, ठीक है, कुछ नहीं लिख पाओ तो ये लिख देना, उसे भी पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीषक द्रव्य, उपस्थता और रोगी के गुण दिए हुए हैं, आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है। चिकित्सा के बारे में विशेष विचार नहीं आएगा, एक बार देख लेना। भीषक द्रव्य, उपस्थता, रोगी तो देख ही लेना भैया। चिकित्सा के चतुष्पाद मैंने पहले बता दिया, इस बार पेपर में आएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं 10वें चैप्टर की, हम लोग चैप्टर खत्म होने पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो चतुष्पाद के सार्थक से संबंधित विवाद क्या होते, ट्रिलिटी ऑफ 4 लिमिट ट्रीटमेंट में कैसे कैसे कर सकते हैं। शायद ये क्वेश्चन ना आए यार, देखता हूँ, शायद इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ठीक है। चिकित्सा के चतुष्पाद पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, साध शास्त्र संबंधी विस्तार विचार, किसी को कैसे साध होता है, कैसे साध होता है, ये व्याधि, मैं कह रहा था ना, व्याधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। व्याधि बताइए, आप लोग को बताना होगा। साध्य क्या होता है, असाध्य क्या होता है, साध्य में सुख साध्य, कृत साध्य, असाध्य में याप्य होता है, अनुक्रम होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, पढ़ के जाना है। आपको सीधा ये पूछेगा, अगर पूछेगा तो पूछेगा, ये पूछेगा, क्या पूछेगा, किस साध्य साधता संबंधी विस्तृत विचारता कीजिए, किस प्रोग्नोसिस। तो आप लोग को ये बनाना है, फिर आपको बताना है क्या साध्य है क्या साध्य नहीं है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखिए, सुख साध्य के योग स्वरूप, असाध्य के योग स्वरूप, तो पढ़ के जाना है। देखो, कृत साध्य के स्वरूप, ठीक है, याप रोगी के स्वरूप, प्रत्युकोप अनुक्रम रोगी के स्वरूप, तो पढ़ के जाना, ठीक है। हम लोग आते हैं कौन से चैप्टर में, हम लोग आ गए हैं चैप्टर 11,
अथा तो स्त्रीस्नीयध्यायम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो चैप्टर डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। आपको पूछ दिया जाएगा कि चरक संहिता के अथा तो त्रिस्नीय अध्याय का वर्णन कीजिए, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये चैप्टर चरक सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर है, और इसमें 3 स्नाएं दी गई हैं। कितनी स्नाएं दी गई हैं? 3 स्नाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण स्ना, धन स्ना और परलोक स्ना। प्राण मतलब प्राण, प्राण स्ना, धन स्ना मतलब धन, परलोक, परलोक मतलब ऊपर मोक्ष की प्राप्ति। तो ये पढ़ के जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। लौंग में आता है स्नाएं, 3 स्नाएं, प्राण स्ना, धन स्ना और परलोक स्ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पुत्र जो लोक स्ना, प्राण स्ना, धन स्ना, परलोक स्ना, ठीक है। प्राण स्ना में क्या है पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। धन स्ना में क्या है? प्राण स्ना, धन स्ना और परलोक स्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा सवाल। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए प्राण स्ना, धन स्ना, परलोक स्ना पढ़ लेना। चतुर्विध परीक्षा आप लोग को याद होगा, पदार्थ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति पढ़ के जाना। बेशक चिकित्सा के चतुष्पाद अलग हैं, चतुर्विध परीक्षा अलग है, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है। चिकित्सा के चतुष्पाद क्या है? भीषक, द्रव्य, उपस्थता। रोगी किसी चीज को अगर ठीक करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। भीषक मतलब डॉक्टर, भीषक द्रव्य मतलब मेडिसिन, भीषक द्रव्य, उपस्थता मतलब अटेंडेंट जिसको आप नर्स बोल सकते हो, और रोगी रहेगा तो नहीं रहेगा तो इलाज किसका करेंगे? तो वो अलग है चिकित्सा के चतुष्पाद। और चतुर्विध परीक्षा मतलब 4 प्रकार से हम लोग परीक्षा कर सकते हैं। कैसे? आप्तोपदेश से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से, युक्ति से, ठीक है। प्रत्यक्ष का श्लोक क्या है बताओ, मैं भी भूल गया। श्लोक क्या है? आत्मेन्द्रिय मनोर्थानाम सन्निकषत् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वया बुद्धि प्रत्यक्षम सानुच्यते। सबका श्लोक याद होनी चाहिए। युक्ति का श्लोक क्या है? बुद्धि पस्ति या भवान बहुकारण योगजान युक्ति स्त्री काला त्यज्ञ त्रिवग सात्यया। आप तो उपदेश रजस्तमो भयाम निर्मुक्ता ज्ञान बलेन ये शांत्रिकाल मलम ज्ञानम वतम सदा आपतित बोबिताते तेसाम वाक्यम संशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् निरस्तम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में तो पूछा ही जाएगा, पढ़ के जाना भैया, ठीक है। ये आगे हम लोग बढ़ते हुए देखिए 4 प्रमाण, आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। देखिए दिया हुआ है आप तो उपदेश का श्लोक, रजस्तमो भयाम निर्मुक्ता ज्ञान बलेनिये शांत्रिकाल मलम ज्ञानम वतम सदा आप से विभुताते तेसाम वाक्यम संशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् निरस्तम। बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, वाइवा में पूछा जाता है। देखिए प्रत्यक्ष के लक्षण अभी हमने क्या बताया था? आत्मेन्द्रिय मनोर्थानाम सन्निकषत् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वया बुद्धि प्रत्यक्षम सानुच्यते। प्रत्यक्ष के लक्षण खत्म हो गया, आगे बताते हैं हम लोग, ठीक है। प्रत्यक्ष ये पढ़ के जाना। लौकिक देखो ये तो आप लोगों को पढ़ा होगा, प्रत्यक्ष आ गया तो लिख देना यार, यार हमारी बेइज्जती ना करवा देना, मैंने तुमको बहुत मेहनत किया है एग्ज़ाम पास, मतलब ये एग्ज़ाम के लेकर के, ठीक है। चतुर्विध प्रमाण से पुनर्भव पूर्ण जन्म की सिद्धि, दी बर्थ ऑफ द, यार ये नहीं पूछा जाएगा, एक बार देख लेना यार, कोई भरोसा नहीं। चतुर्विध प्रमाण से पुनर्भव पूर्ण जन्म की सिद्धि में क्या क्या कर सकते हैं, तो आप तो उपदेश प्रमाण को पूर्ण जन्म में कैसे को रिलेट कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार अगर गलती से दिख जाना तो देख लेना, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो मैंने बताया था वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाएगा ये, देखना तुम। 3 स्नाएं कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, और 7 का नाम तुम्हें याद होने चाहिए। 3 उपस्तंभ, 3 प्रकार के बल, 3 प्रकार के रोगी का आयतन, 3 प्रकार के रोग होते हैं, 3 प्रकार के मार्ग होते हैं, 3 प्रकार की चिकित्सा होती है, और 3 औषध होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं रेड लगा देता हूँ, रेड, ये देखो मैं रेड लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग 3 उपस्तंभ में क्या आ जाते हैं? आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य आता है तो वो स्वप्न वही हो गया। देखो लास्ट में किसका चार्ट बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये 7 जो है वो 3 वाले आप लोग याद कर लेना यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए औषध,
औसत जो है दैवपास है, उक्तिपास है, सत्वाज है, इनमें अंतर परिमार्जन, बहिर्परिमार्जन, सातवाजन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। रोगी की प्रारंभिक अवस्था में ही चिकित्सा और औपचारिकता कि क्या करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, ठीक है। देखो ये जो मैं कह रहा था 3 स्नायु वाले, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, स्नायु, उपस्तंभ, बल, भैया पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। तीनों का नाम भी तुम लिख दोगे ना, कम से कम इतना नंबर मिल जाएगा तुमको। पूरी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम नाम लिख दोगे ना इतना कि यहाँ स्नायु में 3 होता है, प्राणस्नायु, धनेस्नायु, परलोकस्नायु, उपस्तंभ में 3 होते हैं, आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, बल में सहज, कालज, युक्तिकृच, आयतन में 3 होते हैं क्या, आसात्म इंद्रिय संयोग, कर्म और कालज, रोग में होते हैं नीज, अगंतुज, नानज, रोग मार्ग में होते हैं शाखा, मर्मस्थि संधि और कोष्ठ, भीषक में क्या होते हैं छद्मथा, सिद्धादित और जीवास्पर, औसत, द्रवपास, युक्तिपात, सत्वाज। लिख दोगे ना, इतना ही लिख दोगे ना तो नंबर मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको लिख देना, इतना ही लिख दोगे, कुछ नहीं लिखोगे, इतना ही लिख दोगे ना तो फिर नंबर मिल जाएगा तुमको, 7 नंबर मिल जाएगा। बहुत होता है भाई 7 नंबर, 8 नंबर ज़्यादा मिलता ही नहीं, पूरी लिख दोगे तो। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर, द्वादश अध्याय, ठीक है। इसमें वातज, पित्तज और कफज के बारे में बताया गया कि वात संबंधी दोषेस क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्रिया सारणी में अच्छे से मैम ने पढ़ाया होगा। वात संबंधी जो वातज में क्या होते हैं, तो वात के गुण लिख देना, उनके कर्म लिखना, क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, वात के कितने प्रकार होते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यानपान, ठीक है। वात के प्रकोप हो जाएगा तब क्या होगा, पित्त का प्रकोप हो जाएगा तब क्या होगा, वात का समन कैसे करेंगे, पित्त का समन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही है, वात, पित्त और कफ। और ये चैप्टर डायरेक्ट तुमको लिखने के लिए आ जाता है पेपर में। क्या पूछा जाएगा कि चरक सूत्र स्थान द्वादश अध्याय का, सीधा पूछ जाएगा द्वादश अध्याय का वर्णन कीजिए, तो तुमको वात, पित्त और कफ, उसके क्षय, उसके वृद्धि, उसके कर्म, उसके गुण सब लिखने पड़ेंगे, ठीक है। समन द्रव्य, शोधन द्रव्य क्या क्या है, देखो प्राकृतिक शारीरिक वायु का कर्म क्या है, ठीक है। शरीर में वायु का प्रधान, वायु वात चल रहा है, फिर कुछ देर में पित्त चलेगा, अभी वायु चल रहा है, देखो, ठीक है। वायु के कर्म बताया है, देखो पित्त आ गया, सिम्टम ऑफ कफ आ गया, पित्त को कम दिया है, कफ आ गया, ठीक है। तो जितनी चीज़ें आपको याद हो वात, पित्त, कफ के बारे में, वो आपको इस चैप्टर में लिख देना है। उसके बाद 13 चैप्टर आता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो कुल मिला के आप लोगों को मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करवा दिया है कि हाँ ये, और तुम देखना मैं जो गेस करवाया हूँ ना, तुम पेपर दे के आना, कहना बॉस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया, आराम से पास होके आओगे भाई। मैं अष्टांग हृदय का भी इम्पॉर्टेंट सीरीज मैं बनवाने वाला हूँ, ठीक है। 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। आज ये लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। आज 10 तारीख, 9 तारीख है, 9 तारीख को आज ये लेक्चर अपलोड हो जाएंगे शाम तक, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए, और क्योंकि यार पेपर बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। लेट्स सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।